स्टडी विद सहेली में मैं सहेली आज जो टॉपिक कवर करने जा रही हूँ उनकी शीर्षक है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, मतलब यूरोप में राष्ट्रवाद की सूचना। इस टॉपिक का हेडिंग है। ठीक है, आप इनकी जो पूरी एक्सप्लेनेशन आप पाएंगे, साथ ही साथ पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोगों को पता है कि पहले जो चैप्टर थे उनमें हम क्या जाने थे कि बहुत सी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जैसे फ्रेडरिक सॉरो की पेंटिंग्स थे, नेशन स्टेट उनकी थ्योरी थी, यूटोपियन विजन उनकी रिलेटेड, फ्रेंच रेवोल्यूशंस के बहुत से आइडियाज़ और नेपोलियन की जो सिविल कोड थे उनके ऊपर जाने थे। अब हम जिस टॉपिक के ऊपर जानेंगे उनके कुछ पॉइंट्स लिखे जाते हैं, जिस प्रकार से हम कह सकते हैं द एक्शंस ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, मतलब यूरोप में आप लोगों को पता है कि नेशन स्टेट की जो धारणाएं हैं वो 18th सेंचुरी से पहले कभी भी नहीं था। ठीक है, अनडिफाइंड बाउंड्रीज थे यूरोपियन कंट्रीज में। एरिस्टोक्रेट्स, पीजेंट्री और या जो न्यू मिडिल क्लास उनको भी दिखे जाते थे। ओके, लिबरलिज्म जो थॉट है, तो लिबरलिज्म को दोनों तरफ से डिवाइड किया जाता है, एक पॉलिटिकल और एक इकोनॉमिक, उनके ऊपर जानेंगे। सफरेज सिस्टम 18th सेंचुरी में जो वोट प्रदान, सफरेज का मतलब ही क्या होता है, राइट टू वोट। ओके, तो जो वोट प्रदान करने की जो क्षमता, उनको ऊपर चर्चा करेंगे। इकोनॉमिक बैरियर्स जो होते थे, जो बाधा देते थे यूरोप में, इकोनॉमिक बैरियर उत्पन्न हुए थे 18th सेंचुरी के ऊपर। साथ ही साथ जोल्फेराइन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है इनमें से। द न्यू कंजर्वेटिज्म आएगा, मतलब पूरी की पूरी लिबरलिज्म की ऑपोजिट है न्यू कंजर्वेटिज्म, उनके ऊपर जानेंगे। द वियना कांग्रेस, बाद रिवोल्यूशनरीज, मतलब वियना कांग्रेस के बाद ही आएंगे, और ग्यूसेपे मज़ेनी जो एक इटालियन है, आपके नाम से ही पता चल रहा है। ओके, अब आते हैं हम मेन टॉपिक में। देखो क्या है एशरिज्म, यहाँ पर पहले दिया हुआ है। एशरिज्म के बारे में आप लोग पहले ही जान चुके हो। एशरिज्म क्या है, ओल्ड रिज्म है। ठीक है, मतलब फ्रांस में जो सोसाइटी थे उनको 3 तरीके से डिवाइड किया, बहुत ज़्यादा क्लास डिविजन थे सोशो पॉलिटिकल सिस्टम में। प्री रिवोल्यूशनरी फ्रांस में वो दिखे जाते थे ज़्यादा, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेट, हाँ वहाँ पे। और हर एक क्लास की हर एक प्रावधान सुविधाएं प्राप्त करते थे। 15th से लेकर 18th सेंचुरी में वो दिखे जाते थे फ्रांस, और साथ ही साथ बहुत से ईस्टर्न यूरोप में भी कुछ थे। एब्सेंस ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है, आप लोगों को पता है नेशन स्टेट की जो धारणाएं ऐसा नहीं थी, बहुत ज़्यादा प्रोविंस वगैरह में बांटे हुए थे पूरी की पूरी यूरोप वगैरह, तो 18th सेंचुरी के पहले वो थे। अनडिफाइंड बाउंड्रीज थे। अब देखो, अगर अलग अलग तरीके से अगर डिविजन्स हो जाएंगे, पूरी की पूरी देश की अलग अलग राष्ट्र है, ठीक है, वही एक एक देश है, ठीक है, एक से साथ दूसरे की कोई मेल मिलाप नहीं होते हैं, तो उसे अनडिफाइंड बाउंड्रीज तैयार होना तो आम बात है। अब क्या है, जो पीपल ऑफ द बोथ पार्ट्स ऑफ यूरोप, यूरोप की जो बोथ पार्ट, मतलब ईस्टर्न का वेस्टर्न, अब वेस्टर्न काफ़ी अलग है, क्योंकि यहाँ पर कल्चर ज़्यादा अलग है और बहुत ही एजुकेटेड है। यहाँ पर आप देखोगे इंडस्ट्रियलाइजेशन आएंगे बाद में। ईस्टर्न साइड काफ़ी गरीब है, ठीक है, उस पार्ट से, ठीक है। और पर फिर भी वहाँ पर लैंग्वेज, कस्टम्स, एथनिसिटी, जैसे एथनिसिटी का मतलब क्या होता है, अगर हम देखेंगे यहाँ पे इंडिया के बारे में, अब देखोगे तो नॉर्थ इंडियन है, साउथ इंडियन है, ईस्ट इंडियन है, तो ऐसे एथनिसिटी अलग अलग जगहों में, एक ही राष्ट्र है पर अलग अलग जगह में अलग प्रकार की कस्टम्स वगैरह, रिचुअल्स, लैंग्वेज दिखे जाते हैं। जिस प्रकार से टूडेज जर्मनी, इटली और जो स्विट्जरलैंड है, तो ऑटोनोमस टेरिटोरीज वहाँ थे, वहाँ पर अलग अलग किंगडम्स से, फ्रेगमेंटेड किंगडम्स से, डाचीज कैंटन्स, जो आप बोल सकते हो कि एक काफ़ी फ्यूडलिज्म्स के साथ रिलेट होते हैं, तो वो भी दिखे जाते थे। हैब्सबर्ग जो एम्पायर था उस ज़माने में, क्या था, हैब्सबर्ग एम्पायर था, ठीक है। द हैब्सबर्ग एम्पायर ऑफ ऑस्ट्रिया हंगेरी, ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग किनके अंडर थे, ऑस्ट्रिया हंगेरी के। वो लोग एल्पाइन रीजन्स की, टायरॉल, ऑस्ट्रिया, सुदेतानलैंड, बोहेमिया, लॉम्बार्डी वेनेशिया, लॉम्बार्डी वेनेशिया नॉर्थ ईस्ट इटाली की पार्ट है। अब गैलिशिया, हंगेरी, इस साल पूरे के पूरे जो राज्य थे उनको अंदर रखती थी। और इस पूरे के पूरे रीजन्स में डिफरेंट क्लासेस के लोग थे, एरिस्टोक्रेट्स थे, ज़्यादातर एरिस्टोक्रेट्स को उस ज़माने में ध्यान दिया जाता है। मिडिल क्लास थे, मिडिल क्लास के, ठीक है, और वो लोग अलग से भाषाएं में बात करते थे, जैसे जर्मन, इटालियन, मैगियर। हंगेरी को लोग ज़्यादातर मैगियर कहते थे और लोकल डायलेक्ट्स में भी बात करते थे। और यहाँ पर एक बात करनी है, गैलिशिया के लोग ज़्यादातर जो एरिस्टोक्रेट लोग थे वो पोलिश में ही बात करते थे। बिसाइड्स देम पीजेंट क्लास जो थे,
आप लोगों को तो पता है पीजेंट्स क्लास कौन होते थे। पीजेंट्स मतलब होते हैं जो हमारे चाषबास करते हैं, उन सब लोगों ने किस प्रकार से बात करते थे। वहाँ पे भी डिफरेंट एक सेम बाउंड्रीज थे पर डिफरेंट आइडेंटिटी थी। जैसे कोड्स टू द साउथ, साउथ में कोड्स देखे जाते थे, बोहेमियंस, स्लोवाक्स नॉर्थ में स्लोवाक्स बोहेमियंस, कार्नियोला में स्लोवेनियंस, रोमेंस देखे जाते थे ईस्ट पार्ट ऑफ ट्रांसिल्वेनिया। ओके, तो ये सब दिखे जाते थे। पर यहाँ पर एक बॉन्डिंग उन लोगों में थे, एक कॉमन बॉन्डिंग क्या था, वो लोगों की लैंग्वेज अलग है, एथनिसिटी अलग है, पर फिर भी वो लोग एक ही एम्परर मतलब एक ही सम्राट या साम्राज्य के अंतर्भुक्त थे। उन लोगों को यही सिर्फ पता थे। और वो ज़माने में क्या था, सिर्फ हैब्सबर्ग एम्पायर। ओके, अब आते हैं क्लास स्ट्रक्चर में। यहाँ पर आप लोग एक छवि दिखने पा रहे हो, ये 18th सेंचुरी की पहले की जो बहुत ज़्यादा मतलब हिस्सों में बांटे हुए मैप है यूरोप की। अब आते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ यूरोपियन सोसाइटी में। देखो, यूरोप की जो सोसाइटी है उस ज़माने में जैसे मैंने कहा था बार बार कि फ्रेंच सोसाइटी में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड स्टेप ये सब जब दिखे जाते थे, ठीक उसी प्रकार से तो मतलब पूरी की पूरी यूरोपियन सोसाइटी में इस प्रकार की जो धारणाएं दिखी जाती थी। जिस प्रकार से एरिस्टोक्रेट्स पहले आते थे। ओके, तो एरिस्टोक्रेट्स जो क्लास थे वो लोग सोशली कहो, पॉलिटिकली कहो या इकोनॉमिकली कहो बहुत ही केपेबल एलिट कम्युनिटी थी। ठीक है, और डोमिनेंट क्लास से पूरी की पूरी यूरोप में वो लोग किसी भी प्रकार की राइट्स कहो, टाइटल्स या प्रिविलेजेस, बहुत सारी सुविधाएं जन्म से या खरीद भी ले पाते थे। मतलब जन्म से पाते थे, साथ ही साथ खरीद भी लेते थे। ओनली 1.5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन थे यूरोप के नोबिलिटी सेक्शंस में। वो लोग फ्रेंच में बातें करते थे डिप्लोमेसी के कारण, मतलब डिप्लोमेटिक कारण की वजह से वो लोग फ्रेंच में बातें करते थे और हाई सोसाइटी में ही मिलजुल करते थे। पावरफुल जो स्मॉल ग्रुप थे वो लोग कंट्री साइड में मतलब गाँव में ज़मीन खरीदते थे, साथ ही साथ टाउन में भी हाउस वगैरह बनवा देते थे। अरेंज मैरिज होते थे उन लोग घरों में। और डाउरी में वो लोग बहुत ही मैनर्स की एरिया पाते थे, या कुछ लोग तो मैनर्स के साथ साथ बहुत ज़्यादा ज़मीन भी पाते थे। ठीक है, बहुत सी ज्वेलरीज पाते थे, बहुत सी ऐसे कुछ वो लोग पाते थे। देखो, कनेक्टेड बाय द टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट्स मैंने तो कह दिया है। होल्डिंग फर्स्ट स्टेट्स ऑफ ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोपियन लैंड्स। ज़्यादातर क्या था, वेस्टर्न में इंडस्ट्रीज वगैरह धीरे धीरे आप लोगों को दिखने को मिल रहा है, पर ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोपियन काफ़ी गरीब होने की वजह से वहाँ पे ज़्यादातर लैंड्स जो थे एरिस्टोक्रेट्स के हाथों में ही थे, क्लर्जीज के हाथों में ही थे। और वो सब सर्फ्स के अर्थ क्या होता है, जो लोग गुलाम होते थे ज़मींदारों के, उन्हें कहा जाता था। मतलब आप लोग एक प्रकार से कह सकते हैं जो है स्लेव। ठीक है, उस स्लेव्स को ये सब कहा जाता था, जमीन की स्लेव्स। अब आते हैं पीजेंट्री। पीजेंट्री में बहुत ही लोअर क्लास सर्फ्स होते थे, कुछ हायर मतलब पैसे वैसे होते थे। 70 से 75% पीजेंट्री में है। सर्फ्स की संख्या तो बहुत ज़्यादा थी। उन लोगों को सब प्रकार की टैक्स देना पड़ता था, चाहे वो टाइड हो, करवी हो, बहुत सब प्रकार किसी भी प्रकार की राइट रैंक किसी भी वो ये लोग एंजॉय नहीं करते थे। अब आते हैं मिडिल क्लास के बारे में। देखो, मिडिल क्लास वो लोग होते थे जो जिन लोगों के पास अगर रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो, इनसे खुश होते थे। तो आफ्टर द डिमोलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म के खत्म होने के बाद क्या था, एक डिलीजेंट, बहुत ही एक कर्म प्राण मतलब काम करने वाले, बहुत प्यार करते काम को, एडुकेटेड मतलब बहुत ही शिक्षित समाज के लोग सोशल हायरार्की की मिडिल पोर्शंस में आ चुके थे। वो लोग यूरोपियन सोसाइटी में ही रहते थे। एडुकेटेड होने की वजह से, पैसे होने की वजह से वो उन लोगों के पास किसी भी प्रकार का सम्मान नहीं था, किसी भी प्रकार की सुविधाएं वो लोग प्राप्त नहीं करती थी। द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस, अब जाके क्या हुआ था वेस्टर्न, ज़्यादातर वेस्टर्न में, बाद में पहले हुआ था ब्रिटेन में ही इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ने लगी थी। फ्रांस में उसके बाद हुआ था ट्रेड जो हुआ था, मतलब व्यवसाय ज़्यादा बढ़ने की वजह से टाउन्स वगैरह होने लगी, मार्केटिंग सेक्टर्स बनने लगी, या न्यू कमर्शियल ग्रुप, मतलब एक आर्थिक समाज में एक क्या था, एक व्यावसायिक जो संप्रदाय वो लोग आगे उभर कर आए। ठीक है, उन्हें सेल्फ सफिशिएंट क्लास भी कहा जा सकता है, क्योंकि वो लोग खुद के पैसों से ही ट्रेड्स वगैरह करते थे, बहुत सी चीज़ें बनवाते थे, खुद को बहुत ही रिस्पेक्टेबल प्रोफेशंस में भी दिए हुए थे, जैसे टीचर्स वगैरह, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स। यहाँ पर है मिडिल क्लास इंक्लूड्स इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉ मेकर्स। ओके, दे मैग्निफाइड द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी। वो लोग शिक्षित थे, तो वो लोग चाहते हैं कि जो बहुत हिस्सों में बांटे हुए जो इलाके हैं उन सब एक हो जाए, क्योंकि सब में एक ताकि भावनाएं अगर आती है तभी जाके प्रिविलेजेस मतलब तभी जाके क्या हो, इकोनॉमिक बैरियर्स हो, सबकी खत्म हो, ये सब खत्म हो जाएगा, सब में समानता आएगा। और प्रिविलेज वगैरह उनकी भी एवोल्यूशन आते हैं। जो लोग एरिस्टोक्रेट्स वगैरह या समाज के जो उच्च
वर्क पाते थे उनके एबोलिश वो लोग ही चाहते थे। अब आते हैं लिबरलिज्म के बारे में। देखो, लिबरलिज्म एक ऐसी थॉट है जिनका मतलब होता है फ्री। ओके, जैसे यहाँ पर है ना, लिबर मीन्स फ्री। अब इनके दो हिस्सा है, एक पॉलिटिकल स्फीयर और एक इकोनॉमिक स्फीयर। देखो, पॉलिटिकल लिबरलिज्म क्या होता है, एंड ऑफ मोनार्कियल। वो लोग चाहते हैं मोनार्कियल मतलब राजा की शासन, एरिस्टोक्रेट या ऑटोक्रेटिक जो रूल होते थे, जो सहराचार होते थे, उनका खत्मा। इक्वालिटी बिफोर लॉ, वो लोग चाहते थे कि कानून की नज़र में सब समान है, इंडिविजुअल्स की फ्रीडम है, सबकी एक मतलब स्वतंत्रता है, कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कॉन्सेंट, मतलब एक डेमोक्रेटिक रूल हो, एक रिपब्लिक की स्थापना हो, लोग वोट मतलब वोट दिया, मतदान करे, ठीक है, इस प्रकार की। तो एडल्ट सफरेज की बात भी यहाँ पर कहा गया। सफरेज के बारे में तो मैंने कह दिया है, वोट प्रदान करने की जो क्षमता। ओके, इसके अलावा जो आते हैं इकोनॉमिक लिबरलिज्म। तो इकोनॉमिक लिबरलिज्म में क्या क्या होता है, देखो, एक इकोनॉमिक लिबरलिज्म इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द इंडिविजुअल लाइन्स, मीनिंग दैट इकोनॉमिक डिसीजंस आर मेड बाय इंडिविजुअल्स। जो एक इंसान जिनके पास सोच हो, क्षमता हो, पैसा हो, तो वो वही खुद की डिसीजंस खुद इकोनॉमिक वो कारखाना की स्थापना करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि इनमें तो गवर्नमेंट की जो इन्वॉल्वमेंट वो लोग किसी भी प्रकार से मानते नहीं थी। ओके, फ्रीडम ऑफ मार्केट्स मतलब एक जगह से दूसरी जगह में ओपन मार्केट को खोला जाए, ठीक है, जिस प्रकार से होता है कैपिटलिस्ट, मतलब ये तो बुर्जुआज वगैरह है, ठीक है, मतलब मिडिल क्लास मतलब भी बुर्जुआ हो जाते हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टीज इन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, प्राइवेट प्रॉपर्टी को वो लोग बहुत ही महत्व देते हैं। एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट्स ऑफ गुड्स, कैपिटल, टेरिटोरीज। जो एक एक इलाकों में मैंने कहा क्या कह रही थी कि आज जब जर्मनी देश है तो पहले तो बहुत ही हिस्सों में बांटा, जैसे प्रशिया, ठीक है, नुरेमबर्ग, इस अलग अलग फ्रैंकफर्ट। तो यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह किसी भी चीज़ को, मतलब यहाँ से हम एक गाय को लेकर दूसरी जगह में बेचने जा रहे हैं तो उनकी बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ने देते थे, ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ्स देने पड़ते थे। तो ऐसे बैरियर्स हट जाए। क्रिएशन ऑफ न्यू इकोनॉमिक यूनिफाइड टेरिटोरी, तो वो लोग ऐसा भी चाहते थे कि न्यू इकोनॉमिक टेरिटोरी बने, ठीक है, सब एक हो जाए। डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, मतलब क्या होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो रेलवे नेटवर्क वगैरह बनते हैं, उन सब के सब डेवलपमेंट आ जाए। अब आते हैं यूरोपियन सफरेज सिस्टम ऑफ 18th सेंचुरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह तो है नहीं, बट एनसीईआरटी में आप लोगों को अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो जानना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखिए, इनमें क्या है, द इन वायलाबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। वो तो प्राइवेट प्रॉपर्टी जो होते हैं उनको बहुत ही मतलब यहाँ पर दिखे गया है, ठीक है। मतलब 18th सेंचुरी में अगर आप वोट देते हो मतलब मतदान करते हो, तो उस वक्त क्या था, प्राइवेट प्रॉपर्टी में आपके पास किसी पर ज़्यादा संपत्ति है उनको दिखे जाते थे। इक्वालिटी बिफोर लॉ नहीं दिखे जाते, बस सबकी समानता यहाँ पर नहीं होती मतदान की जगहों में, ठीक है, पैसा दिखे जाता था उस जमाने में। तो रिवोल्यूशनरी फ्रांस में क्या होता था, सिर्फ जो प्रॉपर्टी ओनिंग मेन थे उन लोगों के पास ही वोट देने का क्षमता था। वुमेन को एक्सक्लूड किया जाता था। जेकोबिन्स समाज, जेकोबिन्स जो है आप लोगों को पता है, एक रिवोल्यूशनरी पीरियड में, मतलब फ्रांस के रिवोल्यूशनरी पीरियड में बनवाया हुआ जेकोबिन्स एक टीम थे। तो उन लोगों ने एडल्ट मेन को एंजॉय करने को बोला था सफरेज को, या वोट अब एडल्ट जो हो जाएंगे, जिस प्रकार से इंडिया में क्या होता है 18+ हो जाते हो तो आप वोट दे सकते हो, मतदान कर सकते हो, इस प्रकार से। नेपोलियनिक जो कोड है, मतलब लिमिटेड किया गया सफरेज को, ठीक है, वो लोग सम्राट है, कुछ ऑटोक्रेटिक रूल्स में जैसे होता है, और वुमेन को तो माइनर स्टेटस में लाया गया था। मतलब वुमेन्स की तो कोई भी तुलना आती ही नहीं यहाँ पर। कुछ इकोनॉमिक बैरियर्स भी दिखे जाते हैं 18th सेंचुरी की यूरोप में। अब इनकी क्या था कि आप लोगों को पता है कि यूनिफाइड तो नेशंस वगैरह थे नहीं, नेशन स्टेट की मतलब जो सोच वो सब तो नहीं थी। तो जर्मन स्पीकिंग जो स्टेट्स वगैरह थे ना, नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेटिव जो मूव के दौरान तैयार किए थे, जर्मन्स को एक साथ किए थे, कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट बनवाए हुए थे, 39 स्टेट से पूरे जर्मन में। तो हर एक स्टेट में अलग अलग प्रकार की करेंसी, पैसे चलते थे, वेट्स वगैरह। मतलब आप अगर यहाँ से मतलब नुरेमबर्ग से जाते हो फ्रैंकफर्ट में, तो अलग से वेट हो गया। यहाँ पर अगर 1 किलो ऐसी है तो उस जगह 1 किलो का मतलब हो जाता है 2 किलो। इस प्रकार से मेजर सिस्टम भी अलग से था। डिफरेंट कस्टम वेरियस भाव को पार करना पड़ता है। जिस प्रकार से एक तुलना में आप लोगों को दे पाऊंगी कि 1833 में जो मर्चेंट थे, ठीक है, हम मतलब अगर कोई भी एक मर्चेंट है तो वो लोग को अगर हमबुर्ग से नुरेमबर्ग जाना पड़ता था तो 11 कस्टम बैरियर्स पार करना, उनको इतनी ज़्यादा टैक्स भरना पड़ता था, ठीक है। 5% कस्टम ड्यूटी देना पड़ता ईच कस्टम बैरियर को। मतलब जाते जाते क्या होता था, इतनी ज़्यादा टैक्स पे करने की वजह से किसी भी चीज़ बहुत ही ज़्यादा महंगा हो जाता था। अब आते हैं ज़ोलफेराइन के बारे में। क्या है, 18th सेंचुरी की यूरोप में बहुत इकोनॉमिक बैरियर्स दिखने की वजह से एक कस्टम यूनियन
के निर्माण किया गया है। ठीक है, देखो ज़ोलबेराइन का अर्थ क्या होता है, कस्टम यूनियन, एक फ्रेंच एक जर्मन वर्ड है ज़ोलबेराइन। तो इनको फॉर्मेशन कब हुआ, 1834 में, बाय द इनिशिएटिव ऑफ रशिया, यहाँ पे होगा नहीं, यहाँ पर प्रशिया होगा। ठीक है, प्रशिया की, क्योंकि प्रशिया एक जर्मन इलाका है, तो प्रशिया की इनिशिएटिव में क्या हुआ था, कस्टम यूनियन बनवाए गए थे। साथ ही साथ उनमें ज्वाइन कौन किया था, बहुत ज़्यादा जो बाकी जो जर्मन स्टेट्स हैं वो सब ज्वाइन किए थे। ओके, अब आते हैं ज़ोलबेराइन में। देखो ज़ोलबेराइन में क्या था, एबोलिशमेंट ऑफ टैरिफ बैरियर्स, जो टैरिफ बैरियर्स थे वो उनको हटाया दिया गया था। नंबर ऑफ करेंसीज, जो पैसे की संख्या थे 30 थे, उनको 2 में लाए गए थे, 2 हो गया था। क्रिएशन ऑफ रेलवे नेटवर्क स्थापना किए गए थे, मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम को बहुत ही अच्छा किया था। इसी वजह से क्या था, मोबिलिटी बढ़े थे, एक जगह से दूसरी जगह जाने की समय कम लगते थे, नेशनल सेंटिमेंट बढ़ चुका था। मतलब क्या होता है, एक जगह से साथ दूसरी जगह के अगर एक संयोग स्थापना हो जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, एक फ्यूजन बनती है इंडिविजुअल प्रोफेशनल इंटरेस्ट में, उन लोग क्या चाहते हैं, ये इलाका क्या चाहता है। ठीक है, इस प्रकार से एक यूनिटी बन पाती है, तो वो पनपने लगा था। फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम ऑल्सो इंक्रीज इकोनॉमिक एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉस्पेरिटी। अब देखो, कम्युनिकेशन सिस्टम अगर अच्छी हो जाए तो क्या हो जाता है, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक स्तर पर और इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक जो प्रगति है वो बढ़ जाता है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने से क्या होता है, पैसे आने लगते हैं, शिक्षा बढ़ने लगता है, एक दूसरे के साथ कल्चरल जो मिक्सअप होने की वजह से सब हो ही जाते हैं। नाउ न्यू कंजर्वेटिज्म, देखो लिबरलिज्म की पूरे ऑपोजिट टॉपिक क्या है, कंजर्वेटिज्म। ओके, अब न्यू कंजर्वेटिज्म की अर्थ क्या होता है, मतलब हम कंजर्वेटिज्म में आते हैं। न्यू कंजर्वेटिज्म क्यों कहा गया, क्योंकि उस जमाने के लिए 1815 के जमाने के लिए कंजर्वेटिज्म इज एन एस्थेटिक, कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल आइडिया है जो प्रिजर्व करता है ट्रेडिशनल सोशल इंस्टीट्यूशंस, जिस प्रकार से हम कह सकते हैं जो मोनार्कीज है, जो एरिस्टोक्रेसी है, उनको प्रिजर्व करते हैं और अपोज करते हैं चेंज की कोई भी नए आइडिया को। ठीक है, वो लोग नहीं चाहते किसी प्रकार से जो नया आइडिया आया था नेपोलियन के हाथों से, उन लोगों को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815 बाय द कॉम्बाइंड पावर, ब्रिटेन ने, रशिया ने, प्रशिया, ऑस्ट्रिया ने सबने हरा दिया था। नेपोलियन को चाहते ही थे कि नेपोलियन उनके खिलाफ थे। ठीक है, वो लोग तो कंजर्वेटिव थे। देखो कभी भी होता क्या है, जो लिबरलिस्ट है वो लोग खुद की सोचते हैं, कॉन्सेप्ट खुद की सोचते हैं। ठीक है, वो लोग को काम धंधा नहीं करना पड़ता था, फिर भी पैसे आ जाते। तो इस प्रकार के लिए यूरोपियन गवर्नमेंट्स देन फॉलोड कंजर्वेटिज्म इन एवरी स्पेयर, तो यूरोपियन गवर्नमेंट्स सभी जगहों में कंजर्वेटिज्म को फॉलो किए हैं। अब देखो कंजर्वेटिज्म का बहुत ज़्यादा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा फीचर्स वगैरह है। तो उनमें से एक फीचर्स क्या है, देखो प्रिजर्विंग ऑफ द ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन, वो लोग ट्रेडिशनल जो इंस्टीट्यूशन जैसे चार्ज वगैरह, सोशल हायरार्कीज, मतलब जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड से सब रहे, वो लोग सबसे ज़्यादा क्षमता प्राप्त करें, इस प्रकार चाहते। प्रॉपर्टी खुद के पास हो, फैमिली को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, रैंक, फैमिली के रैंक से वो लोग परिचय हो जाए, इस प्रकार से। मोस्ट कंजर्वेटिव्स हाउएवर डिडंट प्रपोज अ रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्रिविलेजेशन एज। अब क्या होता है, जब समाज में परिवर्तन आ जाते तो दूसरे जो कल्चरल होते थे, जो कुछ सब एरिस्टोक्रेट्स ऐसे नहीं थे कि खराब है, कुछ एडुकेटेड थे, कल्चरल थे, वो लोग सोचते थे कि नहीं, नेपोलियन की बाद जो आए थे ना, जो न्यू जो आइडियाज़ वगैरह थे, उन लोगों को वो लोग एक्सेप्ट किए थे और वो लोग चाहते थे कि ना ऐसे इस प्रकार से प्री रेवोल्यूशनरी डेज में पूरी तरीके से ना जाया जाए। ठीक है, तो क्या चाहते थे, वो मॉडर्नाइजेशन लाते थे। किस प्रकार से नेपोलियन जो कैरेट के लाए थे एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब प्रशासनिक स्तर पे, जैसे मॉडर्न डे आर्मी जो है, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, जो नौकरशाही अधिकारी तंत्र को, बहुत डायनामिक इकोनॉमिक सेक्टर्स को, जो फ्यूडल सिस्टम की एबॉलिश की जाए। ठीक है, देखो वो लोग चाहते थे कि देखो फ्यूडल सिस्टम की वजह से कुछ अच्छा भला तो नहीं होता, एक समाज के पास बहुत ज़्यादा पैसा, दूसरे के पास पैसा नहीं होता थे, काम धंधा नहीं, जो शिक्षित होते हैं, ठीक है, समाज में जो बुराई है उनके तो वो खिलाफ जाते हैं। तो वो लोग ऐसे जो मॉडर्न डे आर्मी रहे, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी रहे, ठीक है, डायनामिक इकोनॉमी पर, हाँ वो लोगों के भलाई के लिए जो सब था उनको उन लोगों ने सपोर्ट किया, बाकी सब अपोजिट किए थे। इट वॉज बिलीव दैट मॉडर्नाइजेशन वुड स्टे इन देयर, वो लोग यह सोचते थे कि मॉडर्नाइजेशन अगर आ गया तो क्या होगा, स्ट्रेंथन हो जाएगा। क्या स्ट्रेंथन हो जाएगा कि जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस थे यूरोप में, जैसे मोनार्कीज वगैरह, चार्ज वगैरह, वो सब ज़्यादा रिस्टोर होगा और ज़्यादा स्ट्रेंथ हो जाएगा। ठीक है, उनकी सोच थे। और एक ट्रीटी ऑफ वियना था न्यू कंजर्वेटिज्म के एक रिजल्ट्स। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है, वियना कांग्रेस जो हुआ था वो न्यू कंजर्वेटिज्म के एक रिजल्ट्स की वजह से, मतलब रिजल्ट्स था, ठीक है, सिद्धांत आप कह सकते हो। तो क्या हुआ था, नेपोलियन को 1821 में वो मार चुके थे, बट 1850 में उसका पूरी की जो क्षमता थे वो खत्म कर दिया गया था। ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया और जो ऑस्ट्रिया थे वो लोग वियना में मीट हुए थे। वियना कहाँ पर है पता है, ऑस्ट्रिया में।
वियना कैपिटल है, सॉरी, किसकी, ऑस्ट्रिया की, 1850 में। तो उन लोगों ने एक ड्रॉ अप किया एक सेटलमेंट को यूरोप में। वियना कांग्रेस वाज होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक, ठीक है। तो ऑस्ट्रियन चांसलर वियना कांग्रेस होस्ट कौन थे, ऑस्ट्रियन चांसलर थे ड्यूक मेटरनिक। उनकी पूरी नाम क्या है, क्लेमेंस वॉन मेटरनिक, ठीक है। मैं सिर्फ इनकी क्लेमेंस वॉन मेटरनिक तो दिया हुआ है, ठीक है। तो क्लेमेंस वॉन मेटरनिक जो थे उन्होंने ऐसा किया था, उनकी पर्पस क्या था, टू अंडू मोस्ट ऑफ द चेंजेस व्हिच हैड कम इन यूरोप ड्यूरिंग नेपोलियनिक वॉर्स। नेपोलियन की वजह से, मतलब नेपोलियन भी तो खुद की साम्राज्य बढ़ावा दिया उन्होंने, ठीक है। बहुत सी जगह को दखल में ला गए, वहाँ पर नेपोलियनिक कोड उन्होंने लागू करवा दिए थे। तो वो ज़्यादा जो चेंजेस आए थे उनको रद्द किया जाए, अपनी रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ को फिर से लौटाया जाए। अब इनकी वजह से बहुत सी स्टेप वियना में लिए गए थे। क्या था, एक था बुर्बो डायनेस्टी जो थे, मतलब प्री रिवोल्यूशनरी पीरियड में, तो उनको फिर से रिस्टोर किया जाए फ्रांस में, सॉरी, तो फ्रांस में उन्हीं की पावर को फिर से रिस्टोर किया जाए, बुर्बो डायनेस्टी की, मतलब वहाँ पर आप लोगों को पता है मेरी अंतोइनेट, ठीक है, जो लुई द 16 उनके बारे में। फ्रांस लॉस्ट टेरिटरी एनेक्स में नेपोलियन जिस साल इलाकों को एनेक्स किया था, उनकी दखल में लिया था, उन सब टेरिटरीज को फ्रांस हार चुके थे, अब उनके पास अब नहीं रहेगा। सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेटअप इन ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस। तो फ्रांस की बाउंड्री में बहुत सारे स्टेट्स को लगवाए गए टू प्रिवेंट फ्यूचर एक्सपेंशन ऑफ फ्रांस की एक्सपेंशन को रद्द करने के लिए। इस प्रकार से स्टेट्स को सेटअप किया गया, मतलब वो तो जगह में ही है, उनको हटा के यहाँ पर तो ऐसा नहीं सैक्सोनी को हटा कर वहाँ पर न्यूरेमबर्ग बैठा दिया जाए, ऐसा नहीं। इस प्रकार से कॉन्फेडरेशन करते करते मतलब एक यूनिफाइड टेरिटरीज को बनवा दिया गया, इस प्रकार का कि जो फ्रांस इनके खिलाफ नहीं जा पाए, वह फ्रांस कभी बगावत ना कर पाए। द किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स इंक्लूडेड बेल्जियम इन नॉर्दर्न साइड में बेल्जियम को नीदरलैंड के साथ लगवा दिया गया। शायद बेल्जियम इनके खिलाफ थे फ्रांस के। जीना को पिडमॉन्ट के साथ ऐड किया गया था साउथ में। प्रशिया गॉट न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स ईस्टर्न फ्रंटियर, ईस्टर्न फ्रंटियर में प्रशिया नए टेरिटरीज प्राप्त किए थे, बहुत अच्छी बात है। अब जाके मैंने फिर से यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको काट दो। ऑस्ट्रिया का कंट्रोल नॉर्दर्न इटली में ऑस्ट्रिया ने कंट्रोल पा दिए थे। जर्मनी जो कॉन्फेडरेशन 39 स्टेट थे उस वक्त बिस्मार्क थे, ठीक है। तो जो नेपोलियन ने जो सेटअप किया था उस 39 स्टेट को, उनको अनटच्ड किया गया, मतलब हाथ भी नहीं दिया, लगवाए गए, ठीक है। इन द ईस्ट पार्ट में क्या होता है, रशिया पोलैंड पाए थे, पार्ट ऑफ पोलैंड, प्रशिया पोर्शन ऑफ सैक्सनी लाभ किए थे। अब ठीक है, अब इनकी जो एक मैप है आप लोग देख पाओगे, तो यहाँ पर देखो बहुत से इलाके दिखाया गया है जो 1815 मतलब वियना कांग्रेस के बाद इस प्रकार का स्ट्रक्चर ये मैप दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर कौन सी जगह आप देख पाओगे। अब देखो कॉन्जर्वेटिव जो रेजिम्स था उनको सेटअप कब कहा गया, 1815 में। तो वो एक ऑटोक्रेटिक शासन दिखे जाते थे, ठीक है। 1815 में कॉन्जर्वेटिव रेजिम की सेटअप किए गए थे। तो ऑटोक्रेटिक थे, खूब सहराचारी जो बात वगैरह थे उस प्रकार की। तो कॉन्जर्वेटिव तो चाहते ही थे खुद की बात, कोई भी उनकी बात ना सरे। तो ऑटोक्रेटिक्स जो थे वो लोग किसी भी प्रकार की क्रिटिसिज्म में डिसेंस, मतलब उनके खिलाफ कोई भी बात करे तो वो लोग किसी भी प्रकार से वो सहन नहीं कर पाते थे। मोस्ट ऑफ देम इम्पोज सेंसरशिप। सेंसरशिप का मतलब क्या होता था, अगर आप किसी भी प्रकार की बात बोलते तो उनको काट दिया जाते थे। मतलब इस प्रकार से होता है ना सिनेमा में, अगर किसी भी पार्ट बच्चों के लिए अच्छे नहीं है तो एडल्ट दिए जाते हैं, तो उनको काट दिए जाते हैं, तो छाट दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से सेंसरशिप लगवाए गए थे व्यूज़ या कंटेंट्स में। किस प्रकार के न्यूज़पेपर में अगर सम्राट या राजा के खिलाफ कुछ बोला जाए उस वक्त, बुक्स, सॉन्ग्स, प्लेज वगैरह, तो ठीक है, रिफ्लेक्टेड द आइडिया ऑफ लिबर्टी। किसी भी तो किस प्रकार के आइडिया को, अगर लिबर्टी के आइडिया में बात किया जाए, मतलब फ्रीडम की बात किया जाए, ठीक है, मतलब इक्वालिटी की बात किया जाए, फ्रेंच रिवोल्यूशंस की ऊपर बाद में जो इन सारी चीज़ों की एकदम पूरी तरीके से सेंसरशिप लगवाए दिए गए, क्योंकि मेटरनिक ऐसे ही आदमी थे। उस वक्त क्या हुआ था, अगर वियना कांग्रेस के बाद मतलब जितने सारे कॉन्जर्वेटिज्म की जो नए धारणाएं उठकर आ रहे थे, तो उनके खिलाफ चले गए थे रिवोल्यूशनरी, जो लिबरल नेशनलिस्ट एक्चुअली। वो लोग क्या था, डर के मारे अंडरग्राउंड में चले गए, बहुत ज़्यादा सीक्रेट डर के मारे ही, सिर्फ आप क्या कैसे दबाव के डर के मारे। साथ ही साथ वो लोग चाहते थे कि फिर से खुद की क्षमता लौटाया जाए, वो उन लोग कॉन्जर्वेटिज्म को हटाया जाए। तो उन लोगों ने सीक्रेट सोसाइटी पूरे यूरोप में स्थापना की है, ठीक है। देखो बहुत से आइडियाज़ को उन्होंने स्प्रेड किए हैं, नए नए जो बच्चे हैं यंग जनरेशन्स को, उनके अंदर रिवोल्यूशनरी थॉट्स वगैरह उनको डाल दिए गए। दे फर्स्ट टाइम टू अपोज मोनार्की, जो मोनार्कियल एरिस्टोक्रेटिक फॉर्म है सरकार के, तो उनको किसी भी प्रकार से अपोज किया जाए, ठीक है। तो वो लोग चाहते थे कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, यही सबसे बड़ी बात है,
और कंजर्वेटिज्म की जो मोनार्कियल एरिस्टोक्रेटिक फॉर्म गवर्नमेंट है उनकी सिर्फ और सिर्फ अपोज इनका आप लोगों को करनी है, उनके खिलाफ बोलना है। द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट ड्रोव देम टू फाइट, मतलब वो लोग चाहते थे कि अब जो अलग अलग से इलाकों में बटा हुआ है ना, प्रोविंशियल स्टेट्स वगैरह जो दिखे जाते हैं, इसकी वजह से क्या है, यूनिटी नहीं है। अब जाके हम क्या कहने, आइडिया ऑफ यूनिटी की लानी है, मतलब यूनिफाइड स्टेट्स वगैरह लानी है। मदरलैंड के लिए उन्होंने जान तौर पे खटे और तो क्या किया उन्होंने, रेवोल्यूशन भी लाएंगे, मतलब मदरलैंड के लिए, अपने मातृभूमि के लिए, लिबर्टी, इक्वालिटी, वो लोग ये सब लौटा कर लाना चाहते थे। आइडिया ऑफ नेशन स्टेट्स की जो धारणाएं होती थी। तो इस प्रकार के और एक जो रेवोल्यूशनरिस्ट थे उनमें यूसुफ मज़नी के नाम। अब तो मज़नी के नाम से आपको पता चल रहा है कि जिस प्रकार का इस नाम का प्रोनाउंसिएशन है, तो वो लोग शायद इटालियन होगी, यूरोप का चल रहा है, तो आप लोगों को बहुत अच्छा पता है, बहुत अच्छा खेल रहा है इटली। इटालियन लिबरल रेवोल्यूशनरिस्ट है मज़नी, तो उन्होंने जिनोवा में बॉर्न किया था 1807, मेंबर थे कार्बोनेरी की, एक सीक्रेट सोसाइटी थी उस जमाने के। उन्होंने सिर्फ 24 साल, अपनी जिंदगी सिर्फ 24 साल है, उन्होंने क्या कर लिया था, एक रेवोल्यूशन ला दिए थे लिगुरिया में, ठीक है। किसके खिलाफ, मतलब और मतलब रेवोल्यूशन मतलब ये आइडियाज तैयार किए थे कि नेशन स्टेट बनवाया जाए, यूनिफाइड हो जाए इटाली, ठीक है। यहाँ पर एक चैलेंज आप देख पा रहे हो, मैंने वहाँ पर भूल चुकी थी, ठीक है। मतलब अब देखो क्या है, ये जो हिस्सा है वो एनसीईआरटी बुक में ही आप लोग पाओगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। यहाँ पर 1797 में क्या हुआ था, नेपोलियनिक वॉर्स वगैरह, 1848 में रेवोल्यूशन रिलेटेड बहुत से रिवॉल्ट्स वगैरह सब क्लास में, ठीक है, डिमांड्स वगैरह सब देखोगे बहुत से राज्यों की। तो अब जो है लास्ट में देखो 1859 से 1870 तक यूनिफिकेशन ऑफ इटाली हुई थी, उसके बाद 1866 से 71 में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। अब देखो यूनिफिकेशन ऑफ इटाली में रेवोल्यूशनरिस्ट जो थे उनकी बहुत ज़्यादा प्रभाव दिखे जाते थे, उनकी ज़्यादा प्रभाव यहाँ पर दिखे जाते थे। अब देखो फाउंडर 2 सीक्रेट सोसाइटीज़, यहाँ पर 2 सीक्रेट सोसाइटीज़ उन्होंने बनवाए थे, यंग इटली 1831 में मस्सेई में, और दूसरे यंग यूरोप 1834 बॉन्ड में, ठीक है। उनकी ड्रीम ही क्या था, यूनिफाइड इटली का, मैंने कह दिया है, तो आप लोग देख पा रहे हो कि एनसीईआरटी में जो था। अब देखो कंजर्वेटिव फ्राइटेंड अबाउट मज़नी's relentless opposition to monarchy and vision of democratic republic। तो कंजर्वेटिव डर गए थे, किसकी वजह से, मज़नी की जो ऑपोजिशन, रिलेंटलेस ऑपोजिशन, वो ना खत्म होने वाले ऑपोजिशन थे कि इनके खिलाफ, मोनार्की के खिलाफ, वो लोग डर गए थे। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की जो सपना था, वो लोग चाहते, वो हर वक्त चाहते कि यूनिफाइड इटाली बन जाए, वहाँ पर गणतंत्र का स्थापना हो जाए, एक रिपब्लिक हो, प्रजातंत्र बैठ जाए, ठीक है। तो इसी वजह से देखो मेटरनिख जो थे वो बहुत ही कंजर्वेटिव थे, तो उनके तो खिलाफ ही बातें करेंगे, तो उन्होंने ऐसा, बहुत चालू आदमी थे, कहा जाता था क्लेमेंस वॉन मेटरनिख को, उन्होंने उनकी डिस्क्राइब किया था द मोस्ट डेंजरस एनिमी, ठीक है, मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ अवर सोशल ऑर्डर। अब क्यों कहा गया है, क्योंकि उनकी सोशल ऑर्डर के खिलाफ ही जाएगा ना, है, क्योंकि वो लोग तो एरिस्टोक्रेट्स हैं, तो उनके खिलाफ जाएंगे, तो उन्होंने ऐसा कहा दिया कि वो लोग उनकी सोशल ऑर्डर के खिलाफ है, वो सबसे डेंजर, सबसे भयंकर एनिमी है। बहुत ही बड़ी बात कह दी। अब देखो नीचे आप लोग पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग को पाओगे, ठीक है।